हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार ने बजट में शराब पर 100% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। यह सेस 2 फरवरी 2021 से ही अमल में आ जाएगा। हालांकि कई अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क दर में भी आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्चे को बढ़ाया है, लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमा शुल्क में घटोतरी और बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इंफ्रा सेस भी लगाया है, जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा, यानी 2 फरवरी से। और इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है। सरकार ने कच्चे पान तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है, लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना और चांदी। बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। इससे तत्काल आधार पर सोने चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है और इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है। ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन, यानी गाड़ी की अगर खरीद कर रहे हैं तो वह महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पार्ट्स आप खरीद रहे हैं तो वह सस्ता है। सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वही नट बोल्ट्स पर भी सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम हो गई है। इसी वजह से सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया है। साथ ही वाहन एस्केप पॉलिसी भी घोषित की गई है, जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है। सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% दिया है, यह पहले शून्य था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपके कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5 से घटकर 5% रह गया है। बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमा शुल्क से बढ़ाकर 2.5 किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर, निर्माण के उपकरण, लिथियम आयरन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इन्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बढ़ा है सीमा शुल्क। सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है। इसीलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है। इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को किसानों का बजट कहा है और वैक्सीनेशन का बजट कहा गया है इसे। वहीं प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेका कहते हैं कि मिला जुला यह बजट है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। यह एक सामान्य बजट है और जो कुछ उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी, ऐसा मध्यम वर्गों के लिए कुछ है नहीं। लेकिन कोरोना काल से हमारा यह वर्ष गुजरा है, तो कुछ यह भी उम्मीद थी कि कहीं कोरोना काल में इतनी
दिक्कतें हुई हैं तो सरकार द्वारा कोई नया कर न लगा दिया जाए तो उस ओर राहत मिली है कि कोई भी कर नहीं लगा है। तो दूसरी तरफ इन्होंने कोई राहत भी नहीं दी है, जैसे आयकर पर कुछ रेट में, उसके दर में लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी, तो वो भी उन्होंने नहीं किया है। तो खैर चलिए, उस हिसाब से मध्यम वर्ग के लिए तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, फिर भी कोरोना काल को देखते हुए एक यह सामान्य बजट है, अच्छा ही बजट हम लोग इसको कहेंगे। एक आयकर में इन्होंने एक जरूर सुविधा दी है कि पहले 6 वर्षों का बही खाता हम लोग को रखना पड़ता था, अब उसे 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो इससे कम से कम ये है कि भ्रष्टाचार भी रुकेगा, कार्यालय का आना जाना भी रुकेगा, और अन्य जो उसमें पेपर वर्क हुआ करते थे वो सब भी रुकेगा। हमारे बाजार में जो शेयर बाजार है उसने इस बजट को बहुत उत्साह के साथ स्वीकार किया है। एक लंबे समय के बाद इतना बढ़िया बजट देखने को मिला है। पिछले 1 साल से जो कोरोना का संकट देश में और विदेश में सारी दुनिया पर छाया हुआ था, उसको देखते हुए जो आर्थिक संकट, विपरीत परिस्थितियों में देश चला गया था, और यह लगने लगा था कि उस घाटे को पूरा करने के लिए, आर्थिक संकट से उभरने के लिए आम जनता पर, कॉरपोरेट सेक्टर पे नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। उन सबको नहीं लगाने के बावजूद जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब में फंड का जिस ढंग से जितना बढ़िया अलॉटमेंट किया गया है, आवंटन किया गया है, यह बहुत उत्साह की बात है और निश्चित रूप से विकास की गति को आयाम देने वाला ये बजट है। हमारे शेयर मार्केट ने इसको बहुत उत्साह के साथ लिया है। मुझको लगता है कि पिछले 10 वर्ष में इतना बढ़िया बजट देखने को नहीं मिला। साधारण जनता को इस बजट से कोई सरोकार शायद नहीं रहा, इसलिए कि इस बजट में न तो उन्हें कुछ दिया गया है, न उनसे कुछ लिया गया है। आम बजट में यह धारणा होती है कि आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्सेशन बढ़ाया जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम टैक्स पर लगने वाले टैक्स पर किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है, अतः आम जनों के लिए यह सामान्य बजट होगा। साफ तौर पे देखें तो यह बजट आम जनों को फायदेमंद लगेगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव विपरीत होंगे अर्थव्यवस्था पर। इसका सीधा कारण 2 बातें मैं इस संदर्भ में कह देना चाहता हूं। एक, कि जो आपका फिस्कल डिफिसिट है, जिसे हम हिंदी में वित्तीय घाटा कहते हैं, उस वित्तीय घाटे को पाटने का कोई उपाय इसमें नहीं दिया गया है, सिवा 2.25 लाख करोड़ सरकारी संपत्तियों को बेचकर जो पैसे जुटाए जाएंगे, उससे वित्तीय घाटा कम करने की थोड़ी कोशिश होगी। दूसरा, कि बचत को बढ़ाने का सरकार के पास एक सुनहरा मौका था कि वो बचत को बढ़ाए, और बचत को बढ़ाने के लिए एटीसी में जो छूट 1.5 लाख रुपए की निर्धारित है, उससे 2.5 लाख 3 लाख कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि हमारी बचत को प्रोत्साहन हो। कोविड-19 का टीकाकरण 1 फरवरी को 1901 लोगों को दिया गया, जबकि कोविड पोर्टल पर इसका एंट्री स्टेटस बताया गया है कि 4506। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक में कहा था कि इस दौरान जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो छूट गए हैं, उनका भी वैक्सीनेशन किया जाना है, क्योंकि 7 फरवरी इसकी आखिरी पारी है और इसमें कोई अगर छूट जाते हैं स्वास्थ्य कर्मी, तो उन्हें दोबारा यह अवसर नहीं मिल सकेगा। और इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र को भी बढ़ाया गया, जहां वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया था। इसके लिए शहर के जो भी निजी हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उसे भी केंद्र बनाया गया।
कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 30 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। अलीनगर पीएचसी में 29, बहादुरपुर में 60, बहेरी में 50, बहेरी पीएचसी बी में 40, बेनीपुर में 46, बेनीपुर एसडीएच में 80, बिरौल में 120, सदर में 60, सदर पीएचसी बी में 30, डीएमसीएच में 150, घनश्यामपुर पीएचसी में 30, घनश्यामपुर गौराबौराम पीएचसी में 100, हनुमान नगर पीएचसी में 40, हायाघाट में 87, हेरिटेज हॉस्पिटल में 70, आईएमए हॉल में 70, जाले पीएचसी में 70, जोगिंदर मेमोरियल में 62, केवटी पीएचसी में 50, कीरतपुर पीएचसी में 60, कुशेश्वर स्थान पश्चिम में 40, मणिगाछी पीएचसी में 84, पारस ग्लोबल में 50, प्रसाद पॉली क्लिनिक में 81, रोज द मेडिसिटी में 69, सिंगवाड़ा पीएचसी में 73, तारडी पीएचसी में 70 और आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में 100। कुल 1901 लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया गया। चूंकि पहले जितने भी थे वह सभी सरकारी पीएचसी में थे और फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसका केंद्र बनाया गया ताकि जो भी छोटे बड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें वैक्सीन मिल सके और वे इसकी सुविधा उठा सके। शहर के जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिन्हें केंद्र बनाया गया था, जो पहले नहीं थे, और उन्हें नए सेंटर के रूप में इसे कोविड-19 का सेंटर बनाया गया। हेरिटेज हॉस्पिटल, जोगिंदर मेमोरियल, पारस प्रसाद पॉली क्लिनिक, रोज द मेडिसिटी, इन सभी प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल हैं उन्हें भी कोविड-19 का केंद्र बनाया गया ताकि वहां भी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके। ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग इसकी आई है। कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट मुझे नहीं महसूस हो रही है, न कोई तकलीफ लग रही है। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमें कुछ फील नहीं हुआ। लेने के बाद जैसे पहले था वैसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का बहुत अच्छा था। हमारे हॉस्पिटल जोगिंदर मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से फ्री टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। मैंने भी लिया, मेरे हस्बैंड ने भी लिया और हमारे सारे स्टाफ ने लिया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। हमने बहुत इससे पहले इसके बारे में पता किया। ये एक वे ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, एंटीबॉडीज है, इसलिए सेफ है। कोटि कोटि धन्यवाद है पहले मैं वैज्ञानिकों को और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को तथा नीतीश कुमार जी को, जो वादा के अनुसार उन्होंने फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मिथ्या भ्रम जो फैलाए हुए हैं इस वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पैरासीटामोल एक सबसे कॉमन दवा थी, उससे भी रिएक्शन होता है, तो इस गलत फहमी को लेकर न फैलाए। मैं कहता हूँ मैंने 2 घंटा हो गया मुझे लिए हुए, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं, एक नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे फील हो रहा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले ही दिन 3 मुन्ना भाई पकड़े गए और इन्हें निष्कासित कर दिया गया। बिहार इंटरमीडिएट के प्रथम पाली में आरवी जलान कॉलेज से एक परीक्षार्थी उच्च विद्यालय रसियारी कीरतपुर के छात्र दीपेश कुमार झा, द्वितीय पाली में एमएमटीएम कॉलेज से एक परीक्षार्थी आरकेएस इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लगमा के छात्र गुलशन कुमार यादव
एवं हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा से एक परीक्षार्थी आरके उच्च विद्यालय गौरा मान सिंह के छात्र मोहम्मद इरफान, कुल 3 परीक्षार्थी को कदाचार में संलिप्त पाए जाने के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया गया। प्रथम पाली में भौतिक विषय की एवं द्वितीय पाली में राजनीतिक शास्त्र विषय एवं हिंदी भाषा के वोकेशनल कोर्स की परीक्षा हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई। सभी प्रतिनियुक्त जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता दल दंडाधिकारी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहकर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं मिल्लत कॉलेज एवं CM आर्ट कॉलेज का मुआयना कर प्रत्येक कमरों का निरीक्षण करते देखे गए। निरीक्षण के दौरान मिल्लत कॉलेज में एक कर्मी के पास मोबाइल पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मिल्लत कॉलेज के केंद्र अधीक्षक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है। प्रथम पाली के भौतिक विषय में आवंटित 9,875 परीक्षार्थियों में से 9,754 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे, जबकि 121 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा में 11,812 परीक्षार्थी में से 11,575 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, 237 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। देखिए, एग्ज़ाम्स हम लोग निरीक्षण किए हैं, हमारे SSP साहब बारीकी से सारे चीज़ें देखे हैं और अभी अच्छे ढंग से पीसफुल ढंग से चल रहा है। इसमें जो भी छोटे मोटे परिवर्तन सुधार की आवश्यकता है सबके संबंध में निर्देश दिए गए हैं और सभी जगह से सूचना आ रही है कि अच्छे ढंग से चल रहा है और उम्मीद है कि अच्छे ढंग से इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्ज़ाम पारदर्शी ढंग से स्वच्छ ढंग से कराने में सभी कदम उठाए गए हैं। क्या कहेंगे सर, क्या सुरक्षा करेंगे? यहाँ पर निरीक्षण हम लोगों ने किया, यहाँ पर फोर्स का पर्याप्त इंतजाम है और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा जारी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रवेश से पहले सभी का प्रवेश पत्र चेक किया गया है, सबकी तलाशी हुई है, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ गेट के बाहर में भी फोर्स मौजूद है। जहां 3 छात्र निष्कासित किए गए नकल करते हुए, चोरी करते गए और वहीं दूसरी तरफ CM साइंस कॉलेज में 5 मिनट लेट पहुंचने पर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने नहीं दिया गया और इस विषय पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। इसी के विरोध में छात्र ने CM साइंस कॉलेज के गेट के निकट रोड को जाम कर दिया और हंगामा भी करने लगे। नगर थाने की पुलिस, विश्वविद्यालय थाने प्रभारी सहित दंगा नियंत्रण बल भी वहां पहुंचा और मामले को शांत कराया गया। ये क्या समस्या है आपके साथ? सब हो गया, हम वही चाहते कि मेरे जला से काम निकालिएगा। बोले सर अगले सर हम अगले सर नहीं देंगे, हमसे सर बोले नहीं देंगे। सर को बोलिए अल्लाह से काम देंगे। कितना लेट आए थे आप समझ? गाँव से आए हैं, यहाँ पे हम आए, हमें 1 मिनट के लिए अंदर नहीं जाने दिया। हमें स्टाफ से पूछे तो बोला हमें 1 मिनट लेट, इसलिए तुम नहीं जाओगे। फिर मुझे कुछ समय के बाद मुझे अंदर जाने दिया प्रिंसिपल सर के पास, तो प्रिंसिपल सर बोला कुछ नहीं होने वाला है, वो मार्कशीट हो गया है। फिर आपको बाहर निकाल दिया गया? जी, बाहर निकाल दिया गया। क्या बोला गया वहाँ पे बोला अब नहीं होने वाला है, इसका ये हो गया, मार्कशीट हो गया, अब नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। जो हम बोलते वही करते, नहीं तो जाओ जल्दी जाओ, ऐसे ऐसे करके मुझे बिलगा रहे थे। क्या हुआ, आप एग्जाम दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें।
युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी समिति का चुनाव दरभंगा सहित संपूर्ण बिहार में 15 फरवरी को निर्धारित है। जिले के 143 पैक्स विभिन्न पदों पर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही। अलीनगर प्रखंड के 3, बेनीपुर के 13, बिरौल के 9, गौराबौराम के 2, घनश्यामपुर के 6, किरतपुर के 4, सदर दरभंगा के 13, बहादुरपुर के 15, हनुमान नगर के 4, बहेरी के 8, मणिगाछी के 13, कुशेश्वर स्थान के 5, सिंगवाड़ा के 9, हायाघाट के 9, केवटी के 20 एवं जाले प्रखंड के 10 पैक्स के लिए पैक्स अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 175 भवनों में अवस्थित 571 मतदान केंद्रों पर 2,28,159 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बेनीपुर प्रखंड के लिए अंचलाधिकारी बेनीपुर एवं शेष प्रखंडों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया के दूसरे दिन सोमवार को सदर प्रखंड के 19 अभ्यर्थियों ने अपने नामों का पर्चा दाखिल किया। इनमें पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 9 एवं प्रबंध समिति सदस्य का 10 उम्मीदवारों द्वारा पर्चा दाखिल किया गया। वासुदेवपुर पंचायत से विभा देवी ने अपने नामों का पर्चा दाखिल किया। इधर सीसो पश्चिम से अजय कुमार ठाकुर, सीसो पूर्वी से रामनंदन शाह, कंसी से निजामुद्दीन अंसारी, भवेश कुमार चौधरी, खरुआ से दुर्गानंद यादव, कृष्ण कुमार यादव, रामदयाल यादव व धोई पंचायत से गणेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी रवि सिन्हा, बीसीओ धीरज मिश्र, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजशेखर नामांकन प्रक्रिया का सुचारू ढंग से निष्पादन करने में तत्पर दिखे। हमारे यहाँ सदर प्रखंड अंतर्गत 13 पैक्स में चुनाव होना है, 13 पंचायत है और उसके लिए 30 तारीख 1 और 2 3 दिन नॉमिनेशन का डेट फिक्स है। और उसी क्रम में आप देख रहे होइएगा कि हम लोग 3 काउंटर में 13 पंचायतों को विभक्त किए हैं, 1 पे 4, 1 पे 4, 1 पे 5 करके। और उसी के अनुरूप जो कर्मी हैं जो लोग नॉमिनेशन लेंगे उनकी प्रतिनियुक्ति भी की गई है। और जो पहला दिन था 30 तारीख, उस दिन हम लोगों को टोटल 18 नॉमिनेशन मिला था, 3 अध्यक्ष समेत 19 मिला था, 3 अध्यक्ष। और आज तो अभी ऑनगोइंग है, देख ही रहे हैं। लगभग 3 बजे के बाद जब हम लोग फाइनल करेंगे 3:30 तक, तो आज कितना नॉमिनेशन हो पाया है ये फाइनल होगा। गुप्त सूचना के आधार पर सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेकना गांव में एक झोपड़ी में छापेमारी की गई और उस दौरान 42 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया उत्पाद विभाग के द्वारा। 42 कार्टून शराब जिसका वजन लगभग 100 लीटर से भी अधिक माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की टीम ने NH57 पर एक ट्रक शराब से लदा हुआ था और सूचना मिली कि जिसके आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ट्रक का पीछा करते मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र में जा पहुंची, जहां से इस ट्रक को पकड़ लिया गया और ट्रक के ड्राइवर और खलासी को धर दबोचा गया। 2 व्यक्ति के गिरफ्तार होने की बातें कही गई है, जिसमें संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कल लगभग 1 बजे रात में कि मेकना गांव है सोनकी थाना में, वहाँ पर शराब कुछ रखे हुए है एक झोपड़ी में। जब हम लोग वहाँ पहुँचे लगभग 1:30-2 बजे, तो जांच पड़ताल किए तो एक झोपड़ी में अवैध विदेशी शराब लगभग 42 कार्टून बरामद हुआ है। इसमें सर किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं और वो एकांत में बना हुआ है, झोपड़ी है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ जी, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किसी के नाम आए उसको गिरफ्तार करेंगे। लाखों का शराब हमेशा बरामद कर रहा है इसका, और शराब आता कहाँ से है? नहीं, आने को तो भाई आता ही है, जहाँ पे शराब चल रहा है, जिस स्टेट में शराब बिकती है वहाँ से आता है। और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि ना आवे, बराबर चेक पॉइंट लगाते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारे ज़िला में शराब ना बिके। और वही है कि छापामारी भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी आप पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल की ओर से कचहरी रोड दरभंगा लहरियासराय टावर के दक्षिण में
दरभंगा शहर के कई महत्वपूर्ण जगहों का नाम लिखा गया है एवं इसका बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पर एरो बना दिया गया एवं विभिन्न जगहों के जाने के लिए एरो बनाकर इसे दर्शाया गया है। इस बोर्ड के लग जाने से शहर के लोगों में काफ़ी हर्ष है एवं नाम लिखकर दर्शाया गया है। इससे लोगों को दरभंगा शहर के प्रमुख जगहों पर जाने के लिए ज़्यादा पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बोर्ड रेडियम से लेस है, जो कि रात के समय अंधेरे में भी थोड़ी सी बोर्ड पर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्स कर जगह का नाम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और इसे देखकर लोग अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। बहुत अच्छा है कि जो अपने अपने स्थान पर पहुंच सकता है। जैसे व्यवहार न्यायालय दरभंगा, समाहरणालय अपने अनुसार से, अभियुक्त कार्यालय जैसे दरभंगा, पद कार्यालय दरभंगा, सेटिंग हाउस है उसका भी लहरियासराय दरभंगा रेलवे स्टेशन का भी एरो दिया गया है। इससे बहुत अच्छा सुविधा मिली है लोगों को अपने स्थान से जाने के लिए। इसलिए ये जो है सरकार अच्छी पहल है, पथ निगरानी का विभाग का अच्छी पहल है कि जो एक चेन दे दिया गया है, चेन के हिसाब से लोग अपने स्थान पर जा सकते हैं। सुविधा बहुत है जो बहुत। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी न मिलने से परेशान युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। ये दरभंगा NSUI दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरभंगा NSUI एक मुहिम चालू किया है जो देश में बेरोजगारी है, डिग्री धारी छात्र छात्राएं हैं, उनके आवाजों को बुलंद करने के लिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए और उनके अधिकार को दिलवाने के लिए एक मुहिम जारी किए हैं, जिस मुहिम का नाम है सरकार नौकरी दो अन्यथा डिग्री वापिस लो। क्योंकि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ चुका है, डिग्रीधारी डिग्री लेकर के सड़क पर बौख रहा है, इसके आवाज को बुलंद करने के लिए यह दरभंगा NSUI संकल्प लिया है कि दरभंगा जिला के लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं की डिग्री को लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। +2 जयानंद उच्च विद्यालय बेनीपुर के प्राध्यापक चंद्रकांत यादव के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी मौजूद थे और मौके को संबोधित करने हुए पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक आजीवन शिक्षक होते हैं, वे कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। शिक्षा दान उनका मूल कर्तव्य होता है। इस दौरान प्राध्यापक श्री यादव को कर्मयोगी बताते हुए कहा कि बच्चे एवं अभिभावक के साथ साथ आपके सहयोगी द्वारा दी जा रही सम्मान यह साबित कर दिया कि आप विद्यालय के लिए समर्पित रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देव कन्हैया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभागाध्यक्ष सुमन जी, शत्रुघ्न कुमार सहयात्री, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राम नरेश यादव, राम प्रकाश, सुरेश प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, संजय कुमार झा, नमिता, जवा, यास्मीन सहित दर्जनों लोगों ने किया। 11:30 बजे तक मात्र 5 विद्यार्थी पहुंचल। ओकर बाद हम अटेंडेंस लेलिए। कहीं सुनू, अहाँ शिक्षके छी ना, केना 11:30 बजले 5 गो विद्यार्थी एला, एनाइ शुरू कर विद्यार्थी एनाइ शुरू कलक। कियाकि ओकरा तऽ आदत छलै कि आन दिन आबै छलै, आयल टीचर सब ओकर अटेंडेंस बना देलक, ओहो घर गेल, टीचरो घर गेला। हम कहली कहाँ आए हैं आप? क्या PhD कोर्स वर्क के स्टूडेंट रहे, कोनो 30 साल 35 साल से कम विद्यार्थी ओकर उम्र नहीं रहे। सर क्लास आए। हमने कौन सा क्लास? आप ही का क्लास। हमने टाइम कितना हुआ?
ओतो से हम प्रिंसिपल साहब के टाइम देखबैत रहिए, हमारा टाइम देखबे के हमरा आदत है, घड़ी देखा देखा कर हम कहीं बाहर में धूप है, जरा सा धूप में खड़ा हुई है। आबैत गेले विद्यार्थी, क्या 75% उपस्थिति सुमन जी सब एहन पदाधिकारी रही छथिन से कहै छथिन अनिवार्य है। तो ताहि दुआरे लोग जो पटनो से एडमिशन लेने रहा, कतौ कतौ से एडमिशन लेने रहा, एक अथी छलै कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क में सिर्फ उपस्थिति हुई छै, किछु नहीं हुई छै। ओहि के बाद एहन प्रकार विद्यार्थी सब उपस्थित हो गए, सबके हम कहली बाहर आप लोग खड़े रहे। और हम बच्चे के हैं तब तक हमारे माननीय विधायक जी, हमारी सरकार, हमारे प्रधान सचिव, माननीय विधायक जी कितनी बार आपके विद्यालय में आएंगे आपको समझाने के लिए कि समय से आइए, समय से जाइए, बच्चों के बीच में रहिए, स्वाध्याय करिए, कितनी बार आएंगे। इसलिए बंधुओं, हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप समय से आइए, समय से जाइए, स्वाध्याय करिए, तभी आपकी प्रतिष्ठा, जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो 25, 30, 40 वर्षों की जो प्रतिष्ठा है, वो आपको महसूस हो सके और समाज में उसका अनुसरण हो सके, समाज आपको कदर कर सके। विषय है कहना का चाहूँगा, जो आप अपने नैतिक दायित्व का पालन करें। जब भी विद्यालय आवें, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और शिक्षा देने से पूर्व पहले उस विषय को पढ़ करके आवें।